जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में, क्यूरी लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर, हिस्टैरिसीस कर्व एंड परमानेंट मैग्नेट। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखिए, बेसिकली जब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन की, तो हमने एक बहुत कॉमन सा प्रोसीजर पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जब हम इस पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। और एक हमने बहुत कॉमन सा प्रोसीजर पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में हमको मालूम है कि हम एक इसके ऊपर रैपिंग जब करेंगे वायर की, और रैपिंग करने के बाद जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो ये मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। इस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। जब इसका मैग्नेटाइजेशन होगा मटेरियल का, यानी कि अंदर वाला जो मटेरियल है वो जब मैग्नेटाइज होगा तो इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस द मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसको स्टडी करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए क्यूरी ने, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स उनको कुछ रिलेशंस मिले। दोज रिलेशंस आर कॉल्ड क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो क्या क्या रिलेशन थे? नंबर 1, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है या जिसको हम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोलते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ये बात कॉमन सी है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा मटेरियल, जितना वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना कम मैग्नेटाइज होगा। सेकंड क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। इसके साथ साथ देखो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो एक फैक्टर हो गया, इसके अलावा एक फैक्टर और होता है, वो होता है उसका टेम्परेचर। तो मटेरियल का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ज्यादा होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी कम होगी। क्यों होगी? उसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि आपने जब मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की या पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, दैट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा, ससेप्टिबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं, तो दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा C इंटू B बाई टी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है C, कांस्टेंट हमको यहाँ पे क्या मिला है, C। ये जो कांस्टेंट C है, दिस इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूरी कांस्टेंट। एंड दिस लॉ इज नोन एज क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। सिंपली इट इज ए लॉ that will relate या that will show the dependency of magnetization intensity on various factors. क्या क्या है dependency? According to the Curie law, that magnetization intensity is directly proportional to the applied magnetic field and inversely proportional to the temperature. और दोनों को हम मर्ज कर लेंगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, I is equal C into B by T. C is a constant that is known Curie constant. Clear? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां से एक नया टर्म निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अच्छा, क्यूरी टेम्परेचर क्या है? अभी हमने जस्ट क्यूरी लॉ में पढ़ा, क्या हमने पढ़ा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर हम यहां से बात करते हैं कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी इसकी इनवर्स रिलेशन से, अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? सिंपल सी बात है,
टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होती जाएगी या ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो धीरे धीरे कम होता होता कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाएगा, डायामैग्नेटिक में। सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी और कम होते होते जैसे ही वो डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की रेंज में आएगा, किस में बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। तो एक डेफिनेट टेम्परेचर ऐसा भी होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर की एक डेफिनेट रेंज है, उससे कम टेम्परेचर रहेगा तो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक, टेम्परेचर उससे ज्यादा हो गया तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिज्म लॉस होता जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे मटेरियल का मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है और वो फेरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट। क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं या क्यूरी पॉइंट बोलते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे अगर हम बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, 770 डिग्री सेल्सियस, निकिल का 358 डिग्री सेल्सियस और कोबाल्ट का 1021 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पहुंच के मटेरियल्स अपने मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली लॉस कर देते हैं। यानी कि आपके पास अगर कोई आयरन है और आयरन का टेम्परेचर, आयरन पीस का टेम्परेचर अगर आप 770 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दोगे तो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी और वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका अट्रैक्शन पावर जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। सिंपली ए टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर, तो बहुत आसान था, क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टैरिसीस कर्व। अब देखिए हिस्टैरिसीस कर्व क्या है। जैसे हमने बोला कि हम किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक। अगर हम उसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी डेवलप हुई थी या जो मैग्नेटाइजिंग पावर डेवलप हुई थी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हुई थी, वो लॉस हो जाती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डेवलप होने की जो प्रोसेस होती है किसी भी मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लॉस होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। और ये होता कब है, जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है, और अगर हम उसी फील्ड को रिमूव कर लें तो वो डीमैग्नेटाइज होता है। तो अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए हमको एक क्लोज्ड लूप मिलता है। क्या मिलता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जब हम करेंगे तो हमको ग्राफ पे एक क्लोज्ड लूप मिलेगा, दैट लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। या जो ग्राफ हम बनाते हैं बी और एच के बीच, वो जो ग्राफ होता है दैट ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस कर्व। तो किसके लिए हम बनाएंगे, एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच। तो अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, क्या हमने डिफाइन किया था, फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज हिस्टैरिसीस। ठीक है, लैगिंग जो होगा कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में जो फ्लक्स डेंसिटी की लैगिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। अब यहाँ पे देखिए करते क्या है, मान लीजिए कोई मटेरियल आपने लिया, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये आई है, आई आपने पढ़ा हुआ है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, तो हम यहाँ बी भी मान सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो, जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप अप्लाई करोगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आप अप्लाई करोगे, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगी। और देखिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसकी डेवलप हो रही है, और ये कर्व यहाँ कहां तक जा रहा है? ए तक। ठीक है, ये मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। अब हम करते क्या है, अब हम इसको H को रिमूव कर देंगे, हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा देंगे। तो अगर हम यहां से मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा दें, तो जैसे ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स फिर से अगर हम जीरो कर देंगे तो ये कर्व यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। अब देखिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने हटा दिया, बट अभी भी इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, कुछ इंटेंसिटी बची रह जाती है। तो अगर हम यहां से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो कुछ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बची रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। क्या हम इसको बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात थी कि जब हमने इसको मैग्नेटाइज किया, हमने H अप्लाई किया, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, और ये कहां तक पहुंच गया? A तक। हमने H को रिमूव कर दिया, ये लौट के कहां आ गया? B पॉइंट पे। अब देखिए, ये B पे आया, H जीरो हो गया। हमने H को रिमूव किया हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है? देखो, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बची रह जाएगी, यानी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें बची रह जाएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें बची रह जाती है, इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलेंगे, रिमेनेंस बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। सिंपली, इन द लूप the magnetic flux density left behind the sample, left in the sample after removal of magnetizing force। जो मटेरियल था उस पे जो हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो रिमूव करने के बाद भी कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है मटेरियल में। उसी मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। अब देखिए, ये जो बचा रह गया, अब इस बचे हुए मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल अप्लाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम निगेटिव में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इस बचे हुए को खत्म करने के लिए हम जितना इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे जितना अप्लाई करते हैं रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। यानी कि इसको खत्म करने के लिए हम रिवर्स अप्लाई करेंगे, और रिवर्स में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो अब होगा क्या? ये देखिए, यहां से यहां आ जाएगा। ठीक, अब इसको खत्म करने के लिए हम बार बार करते हैं, तो ये कर्व हमको एक कंप्लीट लूप दिखाई देता है। इस कंप्लीट लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस कर्व। तो सिंपली दूसरा हमारे पास क्या आया है? कोर्सिविटी हमने क्या डिफाइन करी है? द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू वाइप आउट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी कि जो मैग्नेटिज्म बचा रह गया था, उस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हम जो रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो जो आपका हिस्टेरेसिस लूप है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है रिटेंटिविटी और दूसरा है कोर्सिविटी। क्लियर है? अब देखिए, अगला टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा मैग्नेट जो एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद बड़ी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता, या जिसका हम बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन नहीं करा सकते, ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। तो क्या डिफाइन करते हैं? द मैग्नेट prepared from the ferromagnetic material which retain their magnetic properties for a long time, retain their magnetic properties for a long time at the room temperature are called permanent magnet। यानी कि रूम टेम्परेचर पे जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं, अपने आप डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या हम क्या करेंगे? या हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अपने आप वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता, तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। और परमानेंट मैग्नेट के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो कैसा होता है? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक, अब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, सो दैट रिटेंटिविटी हाई होगी। रिटेंटिविटी हाई होने का मतलब क्या है? तो देखो, रिटेंटिविटी थी क्या?
कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया, इसके बाद हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर रिमूव कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन का जो अमाउंट होगा, जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन होगा, वो हाई होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं, तो एक बार मैग्नेटाइज हो गया मतलब मैग्नेटाइज हो गया। तो हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोर्सिविटी लो होगी तो हम उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और जो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा फिर वो परमानेंट किस बात का। तो मैग्नेटाइजेशन अगर एक बार हो जाए और वो लॉन्ग टाइम तक अगर हमको बनाए रखना है, तो उसके लिए मटेरियल में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी। और ये दोनों प्रॉपर्टीज तभी पॉसिबल हैं जब मटेरियल कैसा हो, हार्ड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? तो ये था परमानेंट मैग्नेट का कॉन्सेप्ट। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।